अजीब दोराहे पर आकर खड़ा हो गया था। मैं समझ नहीं पा रहा था करूं तो क्या करूं। आज मेरी शादी हुई थी और मेरी दुल्हन अंदर कमरे में बैठी हुई थी, लेकिन मैं उसके करीब नहीं जा सकता था। कमरे में जाना तो दूर की बात, मैं उसकी तरफ निगाह उठाकर देख भी नहीं सकता था। ये ज़िंदगी भी इंसान को कितना मजबूर कर देती है। सारे वो काम करने पड़ते हैं जो इंसान करना नहीं चाहता। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। वो मेरे मालिक की बेटी थी। हालांकि मैं जानता था मेरा और उसका कोई जोड़ नहीं, लेकिन मैं मजबूर हो गया था। या शायद मर्द की अना को ये बात गवारा नहीं होती कि औरत उसे नीचा दिखाने की कोशिश करे। उसने भी तो ऐसा ही किया था, बहुत बेइज्जत किया था मुझे। मगर इस वक्त वो मेरे कमरे में मेरी पत्नी की हैसियत से बैठी हुई थी, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि कमरे में बैठी मैं अपनी पत्नी के पास जा सकूं और उसे छू सकूं। मैं सर पकड़े अपने छोटे से आंगन में अपनी चारपाई पर बैठा अपनी किस्मत को रो रहा था, और अपनी गुजरी जिंदगी के सारे पल मेरी आंखों के सामने से गुजर रहे थे। मुझे याद आने लगा जब पहली बार मैं अपने पापा की मौत के बाद बीरेंद्र खन्ना के यहाँ नौकरी करने के लिए गया था। मेरे पापा बहुत बीमार रहने लगे थे और एक दिन उन्हें हार्ट अटैक आ गया। मेरे पापा के अलावा मेरा दूसरा कोई सहारा न था। पापा की अचानक मौत और फिर माँ की बीमारी की वजह से मुझे अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ना पड़ी। पापा को मरे अभी 1 ही महीना हुआ था कि मेरी माँ को पैरालाइज अटैक आया और उनके आधे शरीर ने काम करना बंद कर दिया। सफ़ेद रंग की ड्राइवर की यूनिफॉर्म पहने मैं अपने पापा के सेठ बीरेंद्र खन्ना के सामने सर झुकाए खड़ा था। वो आदमी पैंट कोट पहने, मुंह में सिगार रखे मुझे ही गौर से देख रहा था। कहने लगा, ड्राइविंग लाइसेंस है तुम्हारे पास? मैंने कहा, जी साहब जी, लाइसेंस है मेरे पास। पापा ने गाड़ी चलानी सिखाई थी मुझे और लाइसेंस भी मैंने बनवा लिया था। कहने लगे, मैंने तुम्हारे बाप राजेश को अपनी बेटी के लिए रखा था। वो बहुत ही सीधा साधा और शरीफ इंसान था, और तुम नौजवान से लड़के हो, इसलिए मेरे लिए ये फैसला करना मुश्किल है कि मैं तुम्हें अपनी बेटी निकिता का ड्राइवर रखूं या ना रखूं। मुझे उस वक्त तो पैसों की बहुत ज़रूरत थी और मेरे पास फ़िलहाल कोई नौकरी भी नहीं थी। मैंने कहा, साहब जी आप बेफिक्र रहें, आपकी इज्जत मेरी इज्जत है। मेरी रगों में भी मेरे बाप का ही खून दौड़ रहा है। मर जाऊंगा लेकिन आपके साथ कभी भी धोखेबाजी नहीं करूंगा। निश्चित रहे, आपकी इज्जत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराने लगे। कहने लगे, बस ठीक है, निकी को जहाँ भी जाना होगा तुम उसे लेकर जाओगे। मैंने कहा, जी साहब जी। फिर वो कहने लगे कि जब तक वो घर से बाहर रहेगी तुम उसके साथ साथ उसके बॉडीगार्ड बनकर भी रहोगे। मैंने इस बात पर भी हामी भर ली, लेकिन मैं नहीं जानता था वो लड़की इस कदर घमंडी और बदतमीज होगी कि मेरी नौकरी ही मुश्किल कर देगी। उसका कॉलेज में आखिरी साल चल रहा था और उन दिनों उसके पेपर चल रहे थे। मुझे भी डॉक्टर बनने का बहुत शौक था, इसलिए मैं एमबीबीएस कर रहा था, लेकिन मुझे वो बीच में ही छोड़ना पड़ा। इस बात का मुझे बहुत दुख और अफसोस था, लेकिन वो लड़की मेरे साथ बहुत ही गंदा अपमानजनक व्यवहार रखती थी। एक बार मेरे साथ कॉलेज से घर वापस आ रही थी। कहने लगी, आइसक्रीम पार्लर पर गाड़ी रोको, मैंने आइसक्रीम खानी है। मैंने गाड़ी रोक दी। फिर कहने लगी, जाओ मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आओ। मैंने कहा, जी मैडम जी। मैं उसके लिए आइसक्रीम लेकर आया। उस वक्त तो वो गाड़ी से बाहर निकलकर फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। मैंने आइसक्रीम जैसे ही उसके सामने रखी, मैंने कहा, मैडम जी ये रही आपकी आइसक्रीम। लेकिन बेध्यानी में उसका हाथ आइसक्रीम पर लग गया और वो आइसक्रीम सारी की सारी उसके कपड़ों और जूतों पर गिर गई। यू ब्लडी बेस्टर्ड, अंधे हो गए थे। क्या कर दिया ये तुमने? मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए। उसने फ़ोन भी बंद कर दिया था। मैं ड्राइवर जरूर था, लेकिन मैं भी एक मर्द था। औरत की जबान से गाली सुनना मेरे लिए उस वक्त बर्दाश्त से बाहर हो गया था। मेरी गैरत जोश में आई थी। वहां पर आने जाने वाले लोग भी हमें गौर से देखने लगे थे। उस लड़की की जबान से गाली सुनकर तो मेरे पूरे शरीर में आग सी लग गई थी। मैंने गुस्से के मारे अपनी मुट्ठियां भींच ली थीं। मेरे पापा अगर यूं अचानक हादसे का शिकार होकर भगवान को प्यारे न हो गए होते और मेरी माँ बीमार न होती, तो मैं इस लड़की को अच्छा सबक सिखा देता। मैंने कहा, आई एम सॉरी मैडम जी, गलती हो गई। कहने लगी, मेरे सारे कपड़े तुमने ख़राब कर दिए हैं, मेरे जूतों पर भी आइसक्रीम गिरा दी, अब तुम ही मेरे जूतों को साफ़ करो। ये सुनकर तो मुझे हैरत का झटका लगा था। अब मैं इतना भी गिरा पड़ा हुआ नौजवान न था कि उस लड़की के बीच बाजार में जूते साफ़ करता। मैंने कहा, मैं आपके जूते साफ़ नहीं कर सकता। ये सुनना था कि वो आग बबूला हो गई। कहने लगी, क्यों? क्या किसी मिनिस्टर की औलाद हो तुम? अपनी हैसियत भूल गए हो? तुम्हारी मेरे आगे हैसियत ही क्या है जो तुम मेरे जूते साफ नहीं कर सकते? 2 कौड़ी के ड्राइवर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे काम को मना करने की?
वो मेरी तरफ उंगली उठाकर मुझसे बात कर रही थी। कहने लगी, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे और तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगी। ये अकड़ किसी और को दिखाना, जूते साफ करो मेरे। मेरी माँ इस वक्त बीमार थी और मेरे सर पर सिर्फ उनकी बीमारी सवार थी, जिसका खर्चा उस घमंडी लड़की का बाप भर रहा था। इस बददिमाग लड़की पर मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन मैंने गाड़ी से टिश्यू पेपर निकाले और उसके जूते साफ करने लगा। अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, बेतहाशा लाडली थी, इसलिए शायद बाप ने सर चढ़ा रखा था। उसके पेपर ख़त्म हुए तो यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। इत्तेफाक ये था, मैंने भी उसी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी, लेकिन मुझे बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी। मेरी माँ हॉस्पिटल से घर वापस आ गई थी, लेकिन हर वक्त चारपाई पर ही रहती थीं। सुबह सुबह मुझे अपनी माँ के लिए खाना बनाकर जाना पड़ता था। उनको नाश्ता मैं खुद अपने हाथों से करवाता, सारी मेडिसिन भी खिलाता। मेरे पड़ोस में एक औरत रहती थी, उनका नाम संजना था। संजना आंटी मुझे बिल्कुल अपने बेटों की तरह समझती थीं। उनकी एक बेटी भी थी, अच्छी खासी सभ्य संस्कारी लड़की थी, बहुत ही सुलझी और तमीज़दार थी, मुझे पसंद भी थी और उसकी नज़रों में भी मैं अपने लिए चाहत देख चुका था। वो मेरे बहुत सारे छोटे मोटे काम भी कर दिया करती थी। काम पर जाने से पहले मैं रीमा से कहकर जाता था कि वो मेरी माँ को दोपहर का खाना समय पर खिला दिया करे और दवाई भी दे दिया करे। बीच बीच में भी अगर मेरी माँ को ज़रूरत हो तो उनका ध्यान रख लिया करे। रीमा बहुत अच्छी लड़की थी, बीच बीच में मेरी माँ के पास आकर चक्कर लगा लिया करती थी। वो कहती, अरविंद आप खाना क्यों बनाते हैं, मैं खाना बना दिया करूँगी। लेकिन मैं उसको कहता, तुम मेरी माँ का ख्याल रखती हो, यही एहसान बहुत है। कहने लगी, एहसान किस बात का, पड़ोसियों के भी कुछ हक होते हैं। मैं उसकी मुस्कुराहट का जवाब मुस्कुराहट से दे देता था। एक बार मैं निकिता को यूनिवर्सिटी लेने गया तो वो कुछ आवारा और अय्याश टाइप के लड़कों के साथ बात कर रही थी। मैं उन लड़कों को जानता था, बहुत ही बिगड़े हुए लड़के थे। मुझे निकिता का उन लड़कों से बात करना ठीक नहीं लगा। मुझे देखकर वो लड़कों से हाथ मिलाकर बाय बोलकर गाड़ी में आकर बैठ गई। गाड़ी चलाने के बीच मैंने निकिता से कहा, मैडम जी आप उन लड़कों से बातचीत मत किया करें। मेरी बात सुनकर उसने हैरत जाहिर की। कहने लगी, तुम कौन होते हो मुझे ये सब कहने वाला, मेरा जिससे जी चाहेगा मैं उससे बात करूंगी। मैंने कहा, वो लड़के अच्छे नहीं हैं, इसीलिए कह रहा हूँ उनसे दूर रहा करें। मेरा ये कहना था। वो कहने लगी, तुम कौन होते हो मुझ पर ऑर्डर झाड़ने वाले। मैंने कहा, मैं तो आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, इंसानियत के नाते आपको बता रहा हूँ कि वो लड़के अच्छे नहीं हैं। वो कहने लगी, अपनी समझ अपनी इंसानियत अपने पास रखो। हर बात पर वो लड़की मुझे बेइज्जत करती थी। मैंने उसको उसके हाल पर छोड़ दिया। अक्सर वो फ़ोन पर किसी न किसी लड़के से बात कर रही होती थी। उसकी बातों से मुझे अंदाज़ा हुआ था वो किसी लड़के से मोहब्बत करती है और शायद वो लड़का उन्हीं लड़कों में से कोई एक था। मैंने अपने माँ बाप से यही सीखा था कि मालिक की नमक हरामी नहीं करनी चाहिए। एक बार उस लड़के ने निकिता को होटल में बुलाया था। शाम को ही वो तैयार होकर मेरे साथ गाड़ी में बैठकर मुझे होटल का नाम बताने लगी। जब मैं उसे होटल लेकर गया तो उसके साथ मैं भी अंदर जाने लगा तो वो कहने लगी, तुम बस गाड़ी में ही बैठे रहो, अंदर मेरी पार्टी है, हम रात के 12 बजे तक पार्टी करेंगे, उसके बाद मैं पार्किंग एरिया में वापस आ जाऊंगी, तुम्हें अंदर आने की ज़रूरत नहीं है। मैं फ़ोन पर उसकी बातें पहले ही सुन चुका था, इसलिए गाड़ी के नीचे उतर आया। मैंने कहा, साहब जी ने मुझे सिर्फ ड्राइविंग के लिए नहीं रखा है, आपकी रखवाली के लिए भी रखा है, इसलिए आप जहाँ जाएंगी मैं भी आपके साथ जाऊँगा। मेरी बात सुनकर वो हत्ते से ही उखड़ गई। कहने लगी, तुम्हारी औकात है मेरी पार्टी में शामिल होने की, अपने कपड़े देखे हैं तुमने, मैं तुम्हें अंदर ले जाकर अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहती। मैंने कहा, मैं आपकी पार्टी में सिर्फ आपके नौकर की हैसियत से ही जाऊंगा, इसलिए आपको मेरे हुलिये की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी बात पर अटल था, इसलिए वो कुछ कह नहीं सकती थी, क्योंकि उसके पापा ने मुझे इसी काम के लिए तो रखा था कि मैं उसके साथ साए की तरह रहूं। उसके पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और उनके दुश्मन भी बहुत थे, और ये लड़की बहुत ज़्यादा सरफरील, लापरवाह, जिद्दी, अड़ियल टाइप की थी। वो भी जानती थी कि उसके बाप ने मुझे ये ऑर्डर दे रखा है, इसलिए वो कुछ नहीं बोली और मेरे आगे आगे चलने लगी। मैं भी उसके पीछे एक हॉलनुमा कमरे में दाखिल हुआ था, जहाँ पर बेहयाई बेहूदगी का बाजार गर्म था। लड़के लड़कियां बेहुदा डांस कर रहे थे, शराब का दौर भी चल रहा था। वो लड़की भी उसी महफिल का हिस्सा बन गई, अपने दोस्तों के साथ नाचने लगी, लेकिन उसने अपने लिए सॉफ्ट ड्रिंक ली थी, शराब को हाथ भी नहीं लगाया था। बात यहाँ तक तो ठीक थी, लेकिन हैरत मुझे उस वक्त हुई जब एक लड़के ने उसे सिगरेट दिया था और निकिता ने सिगरेट थाम लिया था और उसे पीने भी लगी थी, लेकिन सिगरेट पीते ही उसके कदम लड़खड़ाने लगे थे। मैं समझ गया था इस सिगरेट में ज़रूर कोई नशीली चीज़ थी या फिर यह सिगरेट ही नशे वाला है। वो लड़की अब नशे में झूमने लगी थी और वहाँ खड़ा वो लड़का उसे अपनी बाहों में लेकर डांस रैंप पर आ गया था।
वो बार बार उस लड़के का हाथ अपने हाथ से पीछे कर रही थी। शायद निकिता नहीं चाहती थी वो उस लड़के के साथ डांस करे, लेकिन वो लड़का उसे अपनी तरफ खींचकर जबरदस्ती उसके साथ डांस कर रहा था। कभी उसकी कमर पर हाथ रखता, कभी उसके गले पर और कभी उसके गालों पर। उसकी ये हरकतें देखकर अब मेरा गुस्सा कंट्रोल से बाहर हुआ था। मैं फौरन ही उसके पास आया और उस लड़के को खींच कर निकिता से दूर किया था। वो लड़का अच्छे कद काठ का नौजवान था, सेहत भी देखने लायक थी। मेरे पीछे करने पर वो लड़का लड़खड़ाया था और जमीन पर गिर गया, क्योंकि वो पहले से ही नशे में चूर था। ये सब देखकर वहां पर बजता हुआ म्यूजिक एकदम बंद हुआ था, डांस भी रुक चुका था। उस लड़के के दोस्त भी गुस्से से मेरे पास आ गए और कहने लगे, ये क्या बदतमीजी की तुमने। मैंने कहा, ये होता कौन है मैडम जी को हाथ लगाने वाला। ये सुनकर नशे से चूर आंखों से निकिता मुझे देखने लगी। कहने लगी, हाउ डेयर यू, तुम होते कौन हो मेरे दोस्तों को यूं धक्का देने वाले। मैंने तुम्हें कहा था ना कि गाड़ी में बैठो। मैंने कहा कि मैडम जी आप इस वक्त अपने होश में नहीं हैं, आप मेरे साथ घर वापस चलें। कहने लगी, बकवास बंद करो और निकलो यहाँ से और गाड़ी में जाकर बैठो। जब तक मैं खुद बाहर ना जाऊँ तुम अंदर नहीं आओगे। मैंने कहा, मैं आपको यहाँ छोड़कर नहीं जाऊँगा। उनमें से एक लड़का मेरा गिरेबान पकड़कर मुझ पर चिल्लाने लगा। कहने लगा, तुम्हें निकिता की बात समझ नहीं आ रही। 2 कौड़ी के नौकर हो, निकिता के आगे जबान चला रहे हो। तुम होते कौन हो यहाँ हमारे बीच रुकने वाले। नौकर हो, नौकर बनकर रहो। हम सबके ड्राइवर भी बाहर गाड़ियों में बैठे हैं, हमारे सर पर सवार नहीं हैं। मैंने उस लड़के का हाथ पकड़कर बुरी तरह दबोच दिया था कि वो दर्द से बिलबिला उठा। मैंने कहा, तुम अपने काम से काम रखो, मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ। मैं निकिता का ड्राइवर होने के साथ साथ इनका बॉडीगार्ड भी हूँ। अगर मैडम जी यहाँ से मेरे साथ वापस नहीं गई तो मैं साहब जी को फ़ोन पर बता दूंगा। मैं उस लड़के को पीछे धकेलते हुए निकिता से बोलने लगा, लेकिन मैं नहीं जानता था वो ऐसा भी कर गुजरेगी। वो एक झटके से उठी और उसने एक जोरदार थप्पड़ मेरे चेहरे पर मारा था। कहने लगी, तुम गरीब लोग होते ही ब्लडी बस्टर्ड हो। उसका ये कहना था, मेरा दिमाग घूम के रह गया था। मैंने खुद से उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए बाहर ले जाने लगा। वहां मौजूद कुछ लड़के मेरी तरफ बढ़े तो मैंने उंगली उठाकर उन्हें खबरदार किया। मैंने कहा, अगर बीच में आए तो यहीं जमीन में गाड़ कर रख दूंगा। खबरदार जो मेरे पीछे कोई आया। मैंने इतने गुस्से से चिल्लाकर कहा था कि वो लड़के घबराकर वहीं पीछे हटकर खड़े हो गए थे। मैंने निकिता का हाथ खींचते हुए उसे बाहर लेकर आया था। वो मुझसे अपना हाथ छुड़ा रही थी, लेकिन मैंने उसका हाथ नहीं छोड़ा था। मैं जबरदस्ती उसको गाड़ी में बिठाने लगा और बिठाकर गाड़ी चलाने लगा। गाड़ी की स्पीड इतनी ज़्यादा तेज थी कि वो एकदम से घबरा सी गई थी। कहने लगी, गाड़ी धीरे चलाओ, पागल हो गए हो तुम, कहीं एक्सीडेंट ना कर दो। तुम तो मरोगे ही, मुझे भी साथ में मरवाओगे। देखो, मैं तुम्हारी शिकायत अपने पापा से ज़रूर लगाऊंगी। मैंने कहा, चुपचाप बैठी रहो, एक शब्द भी तुम्हारे मुंह से ना निकले, वरना। मेरे गुस्से को देखकर वो चुप हो गई थी। घर पहुंचते ही मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे गाड़ी से उतारा। इत्तेफाक ऐसा था कि उसके पापा और उसकी मम्मी सामने ड्राइंग रूम में ही बैठे हुए थे। मैंने निकिता को सोफे पर धकेल कर बिठाया था। ये देखकर उसके पापा और उसकी माँ एकदम खड़े हो गए थे और गुस्से से मुझे घूरने लगे। कहने लगे, ये क्या बदतमीजी कर रहे हो तुम मेरी बेटी के साथ। मैंने कहा, साहब जी, आपकी बेटी नशे की सिगरेट पीती है, लड़कों के साथ बेहुदा डांस करती है, और तो और अभी मैं इसे जबरदस्ती इसे डांस क्लब से लेकर आया हूँ। अगर आज मैं इसके साथ ना होता तो पता नहीं आज आपकी बेटी के साथ क्या हो जाता। ये सुनकर तो निकिता के पापा निकिता को गुस्से से देखने लगे थे। वो अब भी नशे में चूर थी, लेकिन ना में सिर हिला रही थी। मैंने कहा, आपने मुझे अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए रखा है, अगर मैं वहाँ ना होता तो वो लड़के वहाँ इसके साथ न जाने क्या क्या कर गुजरते। वो अब भी ना में सिर हिलाने लगी, लेकिन साहब जी ने सबसे पहले उसकी आंखों में आंखें डाल कर देखा था। गुस्से से बोले कि खड़ी हो जाओ, लेकिन वो अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पा रही थी। ये देखकर साहब जी ने उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा। ये सब कुछ देखकर निकी की माँ भी परेशान हुई थी, और उधर निकिता का ये हाल था कि गुस्से से बस मुझे ही घूरे जा रही थी। साहब जी बोले कि आज से तुम्हारा आना जाना, घर से निकलना, कदम निकालना बंद है। सिर्फ यूनिवर्सिटी जाओगी और घर वापस आओगी। मुझे नहीं पता था तुम मेरी मोहब्बत का नाजायज़ फ़ायदा उठाओगी। अब जाओ अपने कमरे में। वो अपने कमरे में जाते हुए भी लड़खड़ा रही थी, लेकिन लगातार मुझे ही घूर रही थी। मैंने तो अपना फ़र्ज निभाया था, लेकिन मैं ये नहीं जानता था वो अपना बदला लेने के लिए मेरे साथ ये सब कर गुजरेगी। एक बार निकिता के पापा और उसकी माँ को किसी पार्टी में जाना था। वो निकिता को अब घर से बाहर ज़्यादा निकलने नहीं देते थे। वो बस यूनिवर्सिटी जाती और वहीं से वापस घर आती थी। निकिता के पापा ने मुझसे कहा था कि अरविंद, वैसे तो अब तुम्हारी ड्यूटी ख़त्म है, सिर्फ निकी को यूनिवर्सिटी लेकर जाना है और वहाँ से वापस लेकर आना होता है।
लेकिन मैं चाहता हूँ तुम अब भी फुल टाइम ड्यूटी दो, निकी के बॉडीगार्ड बनकर रहो, और आज हमें रात को लेट हो जाएगा तो तुम रात तक यहीं घर पर रुको। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम हमारी इज्जत पर आँच नहीं आने दोगे। और ध्यान रखना निकी कहीं घर से बाहर न जाने पाए, क्योंकि उसे नशे की लत लग चुकी है। जाहिर है अगर उसे सिगरेट नहीं मिलेगी तो ये पागल होने लगेगी, और इसीलिए मैंने उसे कमरे में बंद कर दिया है। जब तक हम वापस ना आ जाएं तुम घर में ही रहोगे। मैं भी उनकी बात मान गया था। वो दोनों जा चुके थे। 2 घंटे तक मैं बाहर हॉल में ही बैठा रहा। निकिता के माँ बाप के आने से कुछ देर पहले मुझे निकिता के कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं। मैंने उसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। वो बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी। मेरे दरवाज़ा खटखटाने पर उसने फ़ौरन ही दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही अंदर गया तो कमरे में बिल्कुल अंधेरा था। मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन अचानक ही दरवाज़ा बंद हुआ और मुझे उसकी कुंडी लगने की आवाज़ आई थी। जैसे ही मैं पलटा तो एक काले रंग का साया मुझे दिखाई दिया था। मैं समझ नहीं पाया ये सब क्या हो गया था। वो अचानक ही मेरे गले लग गई और बचाओ बचाओ का शोर चिल्लाने लगी। मैं उसे खुद से पीछे करने लगा, लेकिन वो मुझे अपने साथ लगाए मेरी कमर को दबोचे खड़ी थी और चिल्ला रही थी। इतनी ही देर में घर के दूसरे नौकर कमरे के दरवाजे तक पहुंच चुके थे और दरवाज़ा खटखटाने लगे थे। मैंने कहा, मैडम जी ये क्या बदतमीजी कर रही हो, पीछे हटो मुझसे। लेकिन जब तक मैं अपना आप उससे छुड़वाता, दरवाज़ा नौकरों ने धक्के मारकर खोल दिया था। बाहर निकिता के पापा और उसकी माँ भी खड़े थे। कमरे की लाइट जली तो सामने का मंजर देखकर उनके होश उड़ गए थे, और होश तो मेरे भी उड़े थे। निकिता मुझसे लगी खड़ी थी। उसके शरीर के कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे। चेहरे पर भी जख्मों के निशान थे। बेड की चादर बुरी तरह बिखरी पड़ी थी। वो मुझे छोड़कर एकदम अपनी माँ के साथ लगकर रोने लगी। बोली, मम्मा आप इसे मेरा रखवाला समझती थीं और आज इसने ही मेरी इज्जत बर्बाद कर दी। इसने मुझे कहीं का न छोड़ा। ये सुनकर तो मेरा दिमाग घूम कर रह गया था। मैंने कहा, ये झूठ बोल रही है साहब जी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। लेकिन साहब जी ने मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा। मुझे लातों और घूंसों से मारने लगे। कहने लगे, ये तूने क्या कर दिया नमक हराम, तूने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने कहा, साहब जी ये झूठ बोल रही है। लेकिन उन्होंने मेरी एक बात भी नहीं सुनी। वो मुझे मारते मारते थक गए थे तो मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं वापस अपने घर आ गया था। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था वो लड़की मेरे साथ ऐसा कुछ भी कर जाएगी। मेरी इज्जत का जनाजा निकल चुका था। लेकिन अगले ही दिन मुझे साहब जी का फ़ोन आया। उन्हें हार्ट अटैक हुआ था। मुझे हॉस्पिटल बुला रहे थे। ये सुनकर मुझसे रहा नहीं गया। शायद उनसे ये सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ था। जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो मैंने देखा बाहर निकिता एक कोने में खड़ी रो रही थी। मैं जल्दी से साहब जी के रूम में गया। वो कहने लगे, अरविंद तुमने मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी और मेरी ज़िंदगी का भी कोई भरोसा नहीं है। ये ऐसी बात नहीं है कि दबी रह सके। घर के सारे नौकरों को ये बात पता चल चुकी है और ये बात फैलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। मैं चाहूँ तो तुम्हें पुलिस के हवाले भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा करके और भी बदनाम हो जाऊँगा और ये सब करके मुझे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। तुमने ही निकिता की इज्जत को ख़राब किया है। अब तुम ही उसे शादी करोगे और उसे अपनी पत्नी बनाकर समाज में सर उठाकर चलने का सम्मान दोगे। मैं उनकी बात से इनकार करना चाहता था, अपनी सफाइयाँ देना चाहता था, लेकिन वो जिस हालत में बेड पर लेटे हुए थे मुझे ये डर था कहीं मेरे इनकार पर उनकी हालत और भी ज़्यादा बिगड़ न जाए। मैंने चुपचाप अपनी रजामंदी दे दी। बहुत ही सादगी के साथ मेरी और निकिता की शादी हो गई थी। अगले ही दिन साहब जी अपने घर आ गए थे। मैं निकिता को अपने घर ले आया और अब दुल्हन बनी वो मेरे कमरे में बैठी हुई थी, लेकिन उसकी अकड़ कम नहीं हुई थी। एकदम ही मुझे कमरे से चीखने चिल्लाने और कांच तोड़ने की आवाज़ें आई थीं। मैं अपने अतीत से एकदम ही बाहर निकला था। उसके रोने सिसकने की आवाज़ें मुझे बाहर तक सुनाई दे रही थीं। मैं पहले ही ये सोच चुका था कि उसके कमरे में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम था वो इस वक्त बेहद गुस्से में होगी। क्योंकि जब कमरे से टूट फूट की आवाज़ें ज़्यादा ही आना शुरू हुई तो मैं एकदम ही अपनी चारपाई से खड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर रखी कांच के परफ्यूम की बोतलों को वो तोड़ रही थी। मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं था कि कांच की बोतल टूट गई। प्रॉब्लम ये थी कि कहीं कांच उसको लग न जाए या वो अपने आप को कोई नुकसान न पहुंचा ले। मैं फौरन से कमरे की तरफ बढ़ा था। दरवाज़ा खोला तो हर तरफ गुलदान टूटे बिखरे पड़े थे। पूरे कमरे का हाल ख़राब था। वो मुझे नफरत और गुस्से से देख रही थी। मैं जैसे ही आगे बढ़ा तो कहने लगी, खबरदार अरविंद, खबरदार, जो तुमने एक कदम भी मेरी तरफ बढ़ाया मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। लेकिन मैंने उसकी कोई बात नहीं सुनी, क्योंकि मैं जानता था वो कुछ भी नहीं कर सकती थी।
जैसे जैसे मैं उसकी तरफ कदम बढ़ा रहा था, टूटे हुए कांच मेरे जूतों से और भी किरची किरची हो रहे थे और वो अपने कदम पीछे ले रही थी। बार बार यही कह रही थी कि मेरे पास मत आना, लेकिन मैं उसके करीब पहुंच चुका था और उसका हाथ पकड़ लिया। जहां वो खड़ी थी दीवार उसके ठीक पीछे थी। मैंने उसका हाथ पकड़कर दीवार पर लगा दिया। मेरी मजबूत पकड़ से अब वो अपना हाथ छुड़ा नहीं सकती थी। उसकी रोई रोई गुलाबी आंखें मेरे दिल के तार हिलाने लगी थीं। मैंने कहा, ये क्या हरकत कर रही हो, होश में तो हो तुम। वो कहने लगी, मुझे नफरत है तुमसे। मैंने कहा, निकिता मेरी बात सुनो। लेकिन वो चिल्लाकर बोली, खबरदार, जो तुमने मेरा नाम भी लिया, मैडम जी बोलो मुझे। अपनी औकात मत भूलो, एक नौकर हो तुम, एक छोटे से नौकर। तुमसे शादी करना मेरी सबसे बड़ी मजबूरी थी, समझे। वही गुरूर, वही घमंड जिसने मेरे अंदर फिर से आग लगाकर रख दी थी। मैंने उसके हाथ को जोर से दबाया था। दर्द से वो कराहने लगी। मैंने कहा, बस बहुत हो चुका, बहुत याद दिला दी तुमने मुझे मेरी औकात। आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरी औकात क्या है। अब तुम निकिता खन्ना नहीं हो, आज से तुम मेरी पत्नी हो, एक गरीब छोटे से ड्राइवर की पत्नी, समझी। चाहे तुमने मुझे मजबूरी में ही अपनाया हो, लेकिन शादी तो तुमने मुझसे ही की है। अगर तुमने और इस कमरे में तोड़ फोड़ की तो मैं तुम्हें शादी का मतलब अभी और इसी वक्त समझा दूंगा कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। मैं बहुत ही गुस्से में पहली बार उसकी आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा था। आज से पहले मैंने कभी उसे इन शब्दों में बात नहीं की थी। मेरे गुस्से को देखकर वो कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन चुप हो गई थी। मैंने उसका हाथ छोड़ दिया, अपना गुस्सा बर्दाश्त करने लगा। मैं उन मर्दों में से हरगिज नहीं था जो हर वक्त गुस्से में और औरत पर रौब झाड़ने की कोशिश में लगे रहते हैं। मेरा तो वो हाल था कि मैं एक नौकर था और नौकर को बहुत कुछ सहना पड़ता है। ये गरीबी इंसान को सबसे पहले सब्र करना ही तो सिखाती है। बहुत बदतमीजियां सही थी मैंने उस लड़की की। मैंने उसे वहीं छोड़ा और कमरे से बाहर निकल आया। बाहर आंगन में बिछी चारपाई पर लेट गया। मेरा सर अब भी बुरी तरह दर्द कर रहा था। बाहर चारपाई पर लेटे लेटे पता नहीं कब मेरी आंख लग गई थी। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं सोच चुका था कि मुझे अब आगे क्या करना है। मैंने कमरे का दरवाजा खटखटाया। सुबह के 9 बज रहे थे और वो इस समय तक उठने की आदी नहीं थी। मेरे दरवाजा बजाने पर निकिता ने दरवाजा खोला था। मुझे देखकर फिर से उसके चेहरे पर नफरत के भाव उभरे थे। मैंने कहा, उठ गई तुम? ये वक्त है तुम्हारे उठने का? चलो जाओ, जाकर मेरे और मेरी माँ के लिए नाश्ता बनाओ। मेरी बात सुनकर वो मुझे हैरत से देखने लगी। बोली, तुम होते कौन हो मुझे ये सब कहने वाले? मैं उसके करीब आया, उसे गुस्से से देखने लगा। मैंने कहा, बताऊं तुम्हें कि मैं कौन हूँ? मैं उसके बेहद करीब हो गया था, उसको अपनी बाहों में समेट लिया। मैंने कहा, अगर रात को मैंने सुहागरात नहीं मनाई तो ये मत समझो कि मैं अपना हक वसूल नहीं करूंगा। मेरे इरादों को भांपते हुए वो घबराई थी। कहने लगी, मुझे चाय बनानी नहीं आती। मैं उसे किचन में ले गया, उसे चाय बनाना सिखाई। अब धीरे धीरे मैं उसे अपने हर काम करवाने लगा था। मैं उसे अपना रिश्ता भी बीच बीच में याद दिलाता रहता कि मैं तुम्हारा कौन हूँ, लेकिन मैं उसके करीब नहीं जाता था। पति पत्नी का रिश्ता नहीं बनाता था और उसकी एक बहुत बड़ी वजह थी। जब मैं बाहर जाता घर को ताला लगाकर जाता था। एक बार मैं घर आया तो निकिता कमरे में चिल्ला रही थी, चीख रही थी कि मुझे इस कैद खाने से बाहर निकालो। मैं जब कमरे में आया तो वो रो रही थी। मुझे देखकर मेरे पास आई। उस वक्त उसकी रंगत पीली पड़ चुकी थी। मुझसे कहने लगी, अरविंद मुझे सिगरेट चाहिए, मुझे कुछ हो रहा है, मुझे सिगरेट नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगी, मेरा शरीर टूट रहा है। वो नशे की सिगरेट की आदी हो चुकी थी और इस वक्त उसे सिगरेट की तलब हो रही थी और वो बेबसी की आखिरी हद पर थी। मैंने कहा, तुम्हें कोई सिगरेट नहीं मिलेगी। मेरी बात सुनकर वो रोने लगी। कहने लगी, अरविंद मैं मर जाऊंगी, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? मुझे सिगरेट ला कर दो, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। वो किसी जंगली बिल्ली की तरह मेरी तरफ झपटी थी, लेकिन मैंने उसके दोनों हाथ थाम लिए। मैंने कहा, खुद पर तरस नहीं आता तुम्हें? क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो? वो रोने लगी। कहने लगी, मेरा पूरा शरीर टूट रहा है, मुझे नशा चाहिए। अरविंद मुझे बस एक सिगरेट लाकर दे दो, तुम जो भी कहोगे मैं करूँगी। ऐसा बेबस मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन मैं उस पर यह जुल्म नहीं कर सकता था। मैं उसे कमरे में छोड़कर बाहर निकल आया। उसका कमरा भी लॉक कर दिया। वो दरवाज़ा खटखटाती रही, मेरी विनती करती रही कि मैं उसे एक सिगरेट दे दूं। जिस दिन साहब जी का मुझे फ़ोन आया था, उन्होंने मुझे यही तो बताया था कि वो निकिता को किसी लड़के से बात करते सुन चुके थे। उसी लड़के के कहने पर ही निकिता ने ये ड्रामा रचाया था ताकि मैं तुम्हें घर से निकाल दूं। मैं निकिता की सारी असलियत जान गया था। निकिता तुमसे थोड़ा डरती और घबराती थी, बाकी नौकरों से तो उसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता था। और फिर तुम अकेले में भी उस लड़के की मार लगा चुके थे, इसलिए निकिता चाहती थी
कि तुम नौकरी छोड़कर चले जाओ। और वो लड़के भी निकिता के कान भरते रहते थे कि इस ड्राइवर को निकलवाओ, ये तुम्हारी आज़ादी में बाधा डाल रहा है। क्योंकि वो लड़के भी चाहते थे कि तुम अगर रास्ते से हट जाओगे तो वो निकिता से जो चाहे करवा सकते हैं। इसीलिए मैंने जानबूझकर हार्ट अटैक का ड्रामा रचाया था ताकि निकिता शादी से इनकार न कर पाए। ये बात निकिता के पापा ने मुझे फ़ोन पर पहले ही बता दी थी। मुझे इस बात पर खुशी भी हुई थी कि कम से कम मैंने अपने बाप के नाम पर धब्बा नहीं लगने दिया था। मेरे मालिक मुझसे खुश थे और उन्हें मुझ पर पूरा विश्वास था। तभी तो उन्होंने अपनी इतनी कीमती चीज़ यानी अपनी औलाद मुझे सौंप रखी थी। जब से निकिता मेरी पत्नी बनकर आई थी उसे सिगरेट नहीं मिल रहा था और अब वो बेबस होने लगी थी। माँ बाप की बेहद चहीती होने की वजह से वो गलत लत में पड़ चुकी थी। जो इलाज उसका यहाँ हो सकता था वो उसके घर नहीं हो सकता था। काफ़ी देर तक वो दरवाज़ा बजाती रही, फिर शायद थक कर दरवाज़ा बजाना छोड़ चुकी थी। मैं किचन में आया, खाना बनाया और जब खाना लेकर उसके कमरे में गया तो वो दरवाजे पर ही बैठी हुई थी। मैं उसे सहारा देकर बेड तक लेकर आया। वो कहने लगी, मैं खाना नहीं खाऊंगी। मैंने उसके उतरे हुए चेहरे की तरफ देखा। उसका चेहरा पहले से मुरझा गया था, उसकी खूबसूरती भी मांद पड़ गई थी। मुझे अफसोस भी हो रहा था। मैंने कहा, तुम्हें सिगरेट चाहिए? मेरी बात पर उसकी आंखें पूरी खुली थीं। कहने लगी, हाँ। मैंने कहा, ठीक है, पहले खाना खाओ। वो खाना खाने लगी। मैंने उसे कहा, अगर तुम मेरी बात मानोगी तो मैं तुम्हें सिगरेट लाकर दूंगा। वो मेरी बात मान गई। मैंने उसके बहते हुए आंसू साफ किए, उसे अपने हाथों से खाना भी खिलाया, उसे उसकी दवाई भी दी। अब वो मुझसे लड़ती नहीं थी। जब भी वो सिगरेट मांगती मैं यही शर्त उसके सामने रख देता कि वो मेरी बात मानेगी, दवाई समय पर खाएगी तो मैं उसे एक की बजाय बहुत सारी सिगरेट लाकर दूंगा। अब वो अपनी दवाई सही समय पर लेने लगी थी, मेरे छोटे मोटे काम भी कर देती थी, मुझसे बातें भी करने लगी थी। अब वो काफ़ी हद तक ठीक होती जा रही थी। मैंने उसे एक अलग घर में रखा हुआ था। ये घर भी निकिता के पापा ने ही दिया था। मेरी माँ की तबीयत में सुधार नहीं हो रहा था, इसलिए निकिता के पापा ने मेरी माँ को अस्पताल में एडमिट करा दिया था और उनका वहीं पर इलाज चल रहा था। मेरे और निकिता के पापा के बीच यही तय हुआ था कि मैं उनकी बेटी का इलाज कराऊंगा, उसे नशे की लत से छुड़ाऊंगा और वो मेरी माँ का इलाज करवाएंगे। मेरी निकिता से शादी जरूर हुई थी, लेकिन ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी। मुझे निकिता को छूने की अनुमति नहीं थी। जब वो पूरी तरह ठीक हो जाती मुझे उसे इस रिश्ते से आज़ाद कर देना था। निकिता मुझसे डरती थी, इसलिए निकिता के पापा को लगा मैं उसका इलाज कर सकता हूँ और इस काम में मैं काफ़ी हद तक कामयाब भी हो चुका था। मैं उसका बहुत ख्याल रखता था, अब उसे डांटता भी नहीं था और पता ही नहीं चला कब मुझे निकिता से मोहब्बत हो गई। लेकिन मुझे पता था मैं उसे पा नहीं सकता। वो आसमान का चांद थी और मैं ज़मीन का एक छोटा सा जर्रा। लेकिन दिल पर किसी का जोर नहीं होता, मैं दिल ही दिल में उससे मोहब्बत करने लगा था। एक रात जब मैं घर आया तो मुझे अपने ही घर में शोर की आवाज़ें आ रही थीं। जब मैं कमरे में गया तो निकिता के पास वही लड़के मौजूद थे। न जाने वो घर पर कैसे दाखिल हो गए थे और वो उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहे थे। उसे ज़बरदस्ती शराब पिलाने की कोशिश कर रहे थे और वो मना कर रही थी। मैंने उन लड़कों को मार मार कर लहूलुहान कर दिया, पुलिस के हवाले भी कर दिया। वो लड़के मेरा पीछा करते हुए इस घर तक पहुंचे थे ताकि निकिता को नशा देकर अपने साथ ले जा सकें और उसके बाप से पैसों की डिमांड कर सकें, क्योंकि पहले भी वो निकिता से नशा देकर पैसे ऐंठते रहते थे जो मेरी वजह से बंद हो चुके थे। मैंने उन लड़कों को पुलिस के हवाले कर दिया। निकिता बेहद डरी हुई थी। कहने लगी, अरविंद, अगर तुम न होते तो वो मुझे अपने साथ ले जाते और शायद मैं बच न पाती। वो मुझे फिर से नशे का आदी बना देते। मैंने कहा, मैं क्यों ना होता, मुझे तो होना ही था। तुम्हारा रक्षक जो हूँ, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। मेरी बात सुनकर वो एकदम ही मेरे गले लग गई थी। मैं उसकी इस हरकत पर हैरान हुआ था। वो कहने लगी, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा था अरविंद, तुम बहुत अच्छे हो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया, तुम्हें न जाने क्या क्या कहती रही, मुझे माफ़ कर दो। वो अपनी गलती की माफ़ी मांग रही थी और मैं बिल्कुल चुपचाप खड़ा था। वो मेरे सीने से लगी खड़ी थी और मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। कहने लगी, मैं तुमसे मोहब्बत करने लगी हूँ, दिल से तुम्हें अपना पति स्वीकार कर चुकी हूँ, मुझे मेरा हक दे दो अरविंद। ये सुनकर तो मेरे होश उड़े थे, क्योंकि मैं निकिता के पापा से वादा कर चुका था और मैं वो वादा तोड़ नहीं सकता था। मैं उसे छू भी नहीं सकता था। लेकिन निकिता मुझसे अपना हक मांग रही थी, मैं उसे कैसे उसका हक दे सकता था। वो मेरे इतने करीब थी कि मेरे जज्बात भी मचलने लगे थे। एक पल के लिए मेरा दिल भी मचल उठा था, लेकिन मैंने खुद को संभाला और उसे खुद से जैसे तैसे अलग किया था और कमरे से बाहर निकल गया। मेरे दिल की धड़कनें काफ़ी तेज़ी से चल रही थीं। वो मेरी पत्नी जरूर थी, लेकिन मैं नमक हरामी नहीं कर सकता था।
मैंने निकिता के पापा को फ़ोन किया और कह दिया कि उनकी बेटी अब बिल्कुल ठीक हो चुकी है, आप उसे लेकर जा सकते हैं। कुछ देर में ही वो मेरे घर आ गए थे। कहने लगे, मैं तुम्हें मुँह मांगी रकम दूंगा। तुमने वो कर दिखाया जो मैं सोच भी नहीं सकता था। जब उन्होंने निकिता को अपने साथ ले जाना चाहा तो वो मुझे देखने लगी। सारा सच अपने बाप के मुंह से सुनकर कहने लगी, मैं कोई बेजान चीज़ नहीं हूँ पापा, जिसे आप अपने तरीके से चला सकें। मेरी शादी हुई है अरविंद से। मैंने अरविंद के साथ 7 फेरे लिए हैं। उसने मेरी मांग में सिंदूर भरा है, मेरे गले में मंगलसूत्र पहनाया है। मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। उसके पापा उसे समझाने लगे, निकी बेटा, ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी। तुम कैसे गरीब ड्राइवर के साथ जिंदगी गुजार सकती हो। वो कहने लगी, अब तक जैसे गुजार रही थी वैसे ही गुजारूंगी। निकिता ने मेरे हक में फैसला दे दिया था। उसके पापा उसे समझा समझा कर थक गए तो वापस जाने के लिए उठ खड़े हुए। वो भी समझ गए थे कि निकिता की खुशी अब सिर्फ मेरे साथ है, और उन्होंने भी सोच लिया था कि उनका जो कुछ भी है वो सिर्फ निकिता का ही है। वो मेरी तरफ बढ़े, मुझे गले से लगाया और मेरे सर पर हाथ फेरकर चले गए। जाते जाते कहे गए कि मेरी बेटी का ध्यान रखना, औरत वफा की देवी होती है। ये बात निकिता को देखकर मुझे मालूम हुई थी। उसने मेरी खातिर अपने बाप की दौलत को ठोकर मार दी थी। मैं कैसे उसे अपने दिल की रानी न बनाता। उस रात मैंने पूरे हक के साथ निकिता को उसका हक दिया था, प्यार से उसे अपनी बाहों में समेटा था, और वो भी पूरे हक और मान के साथ मेरी बाहों में सिमट गई थी। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताना। कहानी को लेकर अपनी राय जरूर दिया करें दोस्तों, जिससे कि हमें पता चले आपको हमारी कहानी पसंद आती है या नहीं। कहानी को पूरा अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। रोज एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों एक अगली नई कहानी के साथ।